हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा। आई एम अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया। हम सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। और जब भी हमें रिजेक्शन होती है तो कुछ अरसे तक वो वूंड जो है वो बहुत ताज़ा रहता है और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको भूल जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये रिजेक्शन का जो पेन है वो बहुत इंटेंस होता है और वो वक्त गुजरने के बावजूद भी उसको ओवरकम नहीं कर पाते। इसी इंटेंस पेन को हम रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया कहते हैं। रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया उन लोगों में क्रिएट होता है कि जिनको बचपन से थ्रू आउट लाइफ में उनके अराउंड जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स उनको बात बात पे डांटते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंडेम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाते। इसके अलावा लेटर ऑन अपनी वर्क स्पेस पे या अपनी मैरिड लाइफ में भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन डिस्फोरिया की सूरत में इंसान को सवेयर एंजाइटी और सवेयर पेन होता है बिफोर एनी एंटिसिपेटेड रिजेक्शन। यानी अभी रिजेक्शन हुई भी नहीं होती, लेकिन किसी भी ऐसे इवेंट से पहले जहाँ पे उनको ऐसा फील होता है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे, उससे पहले उनको बहुत सवेयर एंजाइटी और इमोशनल पेन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या किसी इंटरव्यू में जाना है, या फिर ये कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, या फिर कोई फैमिली इवेंट है, वहाँ पे आपको लोगों से मिलना है और लोगों को फेस करना है, तो आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पे हो सकता है कि मुझे लोग एक्सेप्ट ना करें या मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो ऐसे किसी भी इवेंट से पहले ही आपको जो है वो एक रिजेक्शन का खौफ महसूस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों को नॉन पॉजिटिव इंटरेक्शंस जो होती हैं, नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जो ना पॉजिटिव हैं और ना नेगेटिव, यानी न्यूट्रल हैं। तो ऐसे लोगों को जो न्यूट्रल इंटरेक्शंस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नज़र आ रही होती है या उनमें भी रिजेक्शन नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसे लोग किसी को मैसेज करें और मैसेज का रिप्लाई फ़ौरन से ना आए, तो उनको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि सामने वाला बंदा शायद मेरे से बातचीत नहीं करना चाहता, या मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, या मुझे कोई इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसे मैं चाहता था या चाहती थी। इसके अलावा अगर उनको किसी जगह पे इनवाइट ना किया जाए, पर्पसली लोग ऐसा ना करें लेकिन बाय चांस भूल जाए इनवाइट करना, तो ऐसे इंसान को हमेशा ये महसूस होगा कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है या ख़राबी है, या लोग मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मैं इनवाइट मुझे नहीं किया गया। और फिर ये शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार हो जाएगा और बहुत तकलीफ़ में रहेगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दी जाए तो वो उसको रिजेक्शन के तौर पे लेते हैं। इसके अलावा वो डिसएग्रीमेंट्स को जो है वो पॉजिटिवली नहीं ले पाते। उनको यही लगता है कि जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होगा या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और शायद मैं गलत हूँ। तो इन लोगों को एक्चुअली अपने आप के गलत होने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यानी वो ये किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि लोग उनको किसी तरह से गलत कहें। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स बीन सीन कि ऐसे लोग जितने रिजेक्शन को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली वैसा ही होता है। क्योंकि इसकी इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बेसिकली उनकी जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है वो ट्रू हो जाती है। वैसा ही होना शुरू हो जाता है कि जैसा वो एंटिसिपेट कर रहे थे। और ये बात बिल्कुल यू कैन ऑलवेज इमेजिन द सिनेरियो कि जब इंसान खुद अपने अंदर डर रहा होगा ऑलरेडी, और जब किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा होगा तो वो उसी खौफ के साथ फेस करेगा और उसी नेगेटिविटी के साथ फेस करेगा और अल्टीमेटली फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट सा फिनोमिनन है कि इंसान जितना जो है वो रिजेक्शन को एंटिसिपेट कर रहा होता है उतनी ही उसको रिजेक्शन मिलती भी है। सो इस रिजेक्शन की सूरत में फिर क्या होता है कि आरएसडी का शिकार लोग जो है वो सवेयर एंजाइटी को फेस करते हैं आफ्टर रिजेक्शन। उसको ओवरकम नहीं कर पाते। या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और रेज शो करते हैं,
या फिर एक्सट्रीम सैडनेस जो है उसमें चले जाते हैं। और अगर ये थ्रू आउट आपकी लाइफ में होता रहे कंटिन्यूसली, तो अल्टीमेटली आप किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का भी शिकार हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सवेर डिप्रेशन में जा सकते हैं, और इसके अलावा एंजाइटी, इंसोम्निया और तरह तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो जिनमें आप एंटर हो सकते हैं अनफॉर्चुनेट। अगर देखा जाए कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, कौन से लोग हैं कि जो जल्दी रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया का शिकार होते हैं, इनमें नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो उनके बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ को फेस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जेनेटिकली भी पास ऑन होती हैं। और ऑफ कोर्स जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें कैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पेरेंट्स के जो कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं तकलीफ़ या डिस्ट्रेस को कोप करने के लिए, ऑलमोस्ट हमारे भी वही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि हम उसके लिए कोई अवेयरनेस क्रिएट करें, थेरेपी में जाएं, कोर्सेज़ लें, अपने ऊपर काम करें। इसके अलावा जिन बच्चों को सीवियर मेंटल और फिज़िकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, या किसी भी ट्रॉमा को फेस करते हैं, या फिर उनको निगलेक्ट फेस करना पड़ता है बाय देयर पेरेंट्स, तो ऐसे बच्चे भी जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स रिजेक्शन, और वो रिजेक्शन और डिस्ट्रेस को इजीली रेगुलेट नहीं कर पाते। रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ये दैट्स वेरी मच पॉसिबल, और स्लोली एंड स्टेडीली आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की, वो ये कि अपनी स्टोरी को हमेशा चैलेंज करें। वो बात जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि मैं नाकाम इंसान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाया, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, या मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है, तो उस स्टोरी को चैलेंज करें और अपने आप से पूछें कि व्हाट इफ़ दिस इज़ नॉट ट्रू, व्हाट इफ़ आई एम द थिंग आई एम बिलीविंग ऑन इज़ नॉट ट्रू। तो क्या हो सकता है कि आप अपने आप को जो बात बार बार बता रहे हैं कि वो दुरुस्त ना हो। सो हम उसको कहते हैं इफ़र्मेशंस। तो इंस्टेड, एक तो एफ़र्मेशंस होती हैं जो आप बार बार अपने आप को चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें रिपीट करते हैं, और ये इफ़र्मेशंस हैं, यानी कि व्हाट इफ़ दैट इज़ नॉट ट्रू। अपनी स्टोरी को हमेशा चैलेंज करें। नंबर 2 ये कि अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करें, उन लोगों से सराउंड करें कि जो आपके अंदर गुडनेस देखते हैं, जो आपके अंदर अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स पे बिलीव करते हैं, और वो ख़ुद भी सेल्फ एश्योर्ड लोग हैं, ख़ुद भी कॉन्फिडेंट हैं और पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेंड से मिलें। अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करें, उससे आपको अपने ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता बिलीव आना शुरू हो जाएगा। और नंबर 3 ये कि वर्क ऑन बीइंग ओके विद द वर्स्ट पॉसिबिलिटी। ज़िंदगी में हर इंसान को फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो अपने आप को उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा सबके साथ या मेरे साथ, और ज़िंदगी जो है वो अच्छी ही है। सो वर्स्ट जो पॉसिबल है उसको हमेशा अपने माइंड में रखें। जो भी चीज़ करने वाले आप हों, कोई आपका नया वेंचर है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहें कि हो सकता है कि मैं उसमें उस तरह से मुझे डिज़ायर्ड आउटकम ना मिले जिस तरह से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस सूरत में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा उस तकलीफ़ और डिस्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता कि जो पहली सूरत में था। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अपनाएं, और हमेशा ये बात याद रखें कि थिंग्स गो एंड मूव फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। आप अपने अंदर जिस तरह का भी एटीट्यूड रखेंगे, आपकी ज़िंदगी में स्लोली वही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।